स्टार्टिंग में मुझे एग्ज़ाम के बारे में मुझे मालूम था कि पढ़ना है, पर फिर भी मैं समय नहीं दे पा रहा था। तो शुरू में मैं शायद ज़्यादा स सीरियस नहीं था एग्ज़ाम को लेके। फिर हुँ, हुँ। जब अक्टूबर आया तब मैं एग्ज़ाम्स को लेके सीरियस हुआ, तो इसलिए शायद आईआईटी जैम मेरा उतना अच्छा नहीं गया। ओके, ठीक है। तो क्या लगता है आपको एक आइडियल प्रिपरेशन टाइम कितने महीने का होना चाहिए फॉर दीज़ एग्ज़ामिनेशंस? मैम अगर किसी का बेसिक क्लियर है तो फिर वो 6 महीने भी अच्छे से पढ़ पढ़ लेंगे तो फिर हाँ, उनका एग्ज़ाम अच्छे से निकल जाएगा। पर अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो मैं हाँ। सलाह दूँगा कि आप सबसे पहले अपना बेसिक क्लियर कीजिए, उसके बाद एडवांस लेवल पे जाइए। अब ड्यूरेशन हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन स्टूडेंट्स। हमारे साथ में कनेक्टेड है वन ऑफ आवर स्टूडेंट डेविड एंड इन्होंने रिसेंटली क्वालिफाई किए हैं बहुत सारे एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। सो लेट्स नो हिज जर्नी, जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी कॉन्ग्रेचुलेट बिकॉज इन्होंने रिसेंटली क्वालिफाई किया है गैट एग्जामिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाई डेविड, हाउ आर यू डूइंग? आई एम फाइन मैम। ओके, ग्रेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज टेल मी, आपका क्या रिजल्ट है, क्या रैंक आई है? मैम 152 मार्क्स है, जनरल रैंक 286 और ओके, कैटेगरी वाइज रैंक 3 में। ओके, ग्रेट, दैट्स वंडरफुल डियर। एंड गैट इज वन ऑफ, वी कैन से कि एक मुश्किल एग्जाम होती है जिसमें इतने सारे बच्चे बैठते हैं एंड यू मैनेज टू स्कोर रियली वेल। अपार्ट फ्रॉम दैट, क्या आपने और कोई एग्जामिनेशन अपीयर किया था? आप कोई रिजल्ट शेयर कर सकते हो? मैम सबसे पहले मैंने आईआईटी जैम दिया था, हम्म। जिसमें मेरा मार्क्स 57 आया है। ओके, ऑल इंडिया रैंक 603 है। ओके, ठीक है। और उसके बाद सीयूईटी पीजी, हम्म, जो मैं 2 सब्जेक्ट में दिया था मैम। सबसे हम्म। पहले लाइफ साइंस जिसमें 170 मार्क्स आया, ओके, और माइक्रोबायोलॉजी जिसमें 194 मार्क्स आए। ओके, ठीक है। तो 50% के अबव यू हैव स्कोर्ड इन सीयूईटी एज वेल। ओके, दैट्स वंडरफुल डियर। एंड टेल मी कि हम हमेशा एक बात करते हैं कि इट इज़ पॉसिबल कि आप तीनों एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो, अच्छा रैंक लेके आ सकते हो। हम सिमिलैरिटी की बात करते हैं, तो आप कितना अग्री करते हो? सिलेबस कितना सेम होता है? क्या बच्चा एक पार्ट पढ़ के तीनों एग्जाम क्वालिफाई कर सकता है? क्या लगता है? यस मैम, ऑलमोस्ट सब सेम ही होता है। मतलब अगर आप किसी भी एक एग्जाम का तैयारी अच्छे से कर रहे हैं तो लगभग सभी एग्जाम का तैयारी आपका हो ही रहा है। ओके, क्योंकि बहुत बार होता है कि हम कोई सेशन लेते हैं बायोकेमिस्ट्री का, शायद लिखा होगा वहाँ पे मैंने आईआईटी जाम, बच्चे आके पूछेंगे सीयूईटी जूलॉजी की कि ये हमारे लिए ज़रूरी है क्या? तो प्लीज़ बताइए, क्या बायोकेमिस्ट्री सीयूईटी जूलॉजी के लिए ज़रूरी है या नहीं है? मैम बायोकेमिस्ट्री तो बायोकेमिस्ट्री है, आप उसको सीयूईटी के लिए पढ़े या आईआईटी जैम के लिए पढ़े, बायोकेमिस्ट्री वही रहेगा। यस। सो तो स्टूडेंट्स, इम्पोर्टेंट तो जी। है, इम्पोर्टेंट तो सभी एग्जाम्स के लिए है मैम। यस, स्टूडेंट्स प्लीज रिमेंबर, अगर आपके लिए कोई सेशन लगाया जाता है, अगर आपके सिलेबस का पार्ट है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कहूँगी कि इकोलॉजी पढ़ना चाहिए गैट के एस्पिरेंट है, क्योंकि इकोलॉजी वहाँ नहीं आएगा, आईआईटी जाम में पूछा जाएगा। तो उन टॉपिक्स को अगर आप छोड़ दो, बाकी जो कॉमन टॉपिक्स होते हैं ये आप सभी को करना चाहिए, बिकॉज इस एक टॉपिक के करने से आप एक साथ में 3 एग्जाम्स को भी काफ़ी ईजिली टारगेट कर सकते हो। टेल मी अबाउट द गैट एग्जामिनेशन, क्योंकि इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स भी आता है, तो क्या आपको डिफिकल्टी गया है पीसीएम सॉल्व करने में, पढ़ाई करने में, या आपके लिए इजी था? मैम गेट बी की बात करें तो मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा हार्ड नहीं था। आईआईटी जैम में मैथमेटिक्स थोड़ा हार्ड था। ओके, और फिजिक्स भी मैम, अगर जनरल मतलब आपका 12th तक का फिजिक्स अच्छा है तो फिर आप गेट भी अच्छा कर सकते हैं। ओके, और केमिस्ट्री में मेरे ग्रेजुएशन में है, तो केमिस्ट्री में मुझे खास दिक्कत नहीं गया। ओके, ठीक है। केमिस्ट्री अच्छा था मैम। ओके, और जो बच्चों को शायद पीसीएम ग्रुप बहुत डिफिकल्ट लगता है, वो बहुत बार स्किप करने की सोचते हैं, तो क्या बोलोगे, आप स्किप करना चाहिए या फिर डेफिनेटली पढ़ना चाहिए? मैम पीसीएम स्किप करना एक अच्छा चॉइस नहीं होगा, क्योंकि बायोलॉजी सबको आ रहा है। हम्म, मोस्टली लोगों को बायोलॉजी आ रहा होगा, पीसीएम स्कोरिंग हो सकता है। अगर आप पीसीएम की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आप ज्यादा स्कोर कर पाएंगे। पीसीएम के ओके, बिना क्वालिफाई आप कर सकते हैं, पर हम्म, अगर अच्छा रैंक चाहिए तो आप पीसीएम बिल्कुल करिए। ओके। तो स्टूडेंट्स प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, शायद आप क्वालिफाई हो जाओ, बट आपको अगर रैंक चाहिए है बढ़िया से, तो पीसीएम जो है वो बिल्कुल रैंक डिसाइडर होता है आपके लिए। कि क्योंकि बायोलॉजी हर एस्पिरेंट पढ़ेगा, जो पीसीएम ग्रुप भी पढ़ेगा वो ही टॉप रैंकर्स में जा सकता है। तो बिल्कुल, दैट्स वंडरफुल। एंड बताइए कि प्रिपरेशन के दौरान अगर मैं बायोलॉजी की बात करूँ, कोई टॉपिक था जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आता था?
मैम सेल सिग्नलिंग बहुत मुश्किल लगता था। ओके, तो हाउ यू मैनेज्ड इट? पढ़ाई की या स्किप कर दिया था? मैं शुरू कोशिश किया था मैम सेल सिग्नलिंग करने का, पर जब एकदम नहीं हुआ तो फिर मैं उसको स्किप कर दिया था। ओके ओके। प्रिपरेशन के दौरान कभी ऐसा कुछ टाइम फेज आया था जब आपको बहुत डिप्रेशन हुआ हो या टेंशन हो गई हो कि मुझसे नहीं हो पा रहा है, ऐसा कुछ टाइम था? मैम स्टार्टिंग में मुझे एग्जाम के बारे में मालूम था, मुझे मालूम था कि पढ़ना है, पर फिर भी मैं समय नहीं दे पा रहा था। तो शुरू में मैं शायद ज़्यादा सीरियस नहीं था एग्जाम को लेके। फिर हम्म। जब अक्टूबर आया तब मैं एग्जाम्स को लेके सीरियस हुआ, तो इसलिए शायद आईआईटी जैम मेरा उतना अच्छा नहीं गया। ओके ठीक है। तो क्या लगता है आपको एक आइडियल प्रिपरेशन टाइम कितने महीने का होना चाहिए फॉर दीज एग्जामिनेशंस? मैम अगर किसी का बेसिक क्लियर है तो फिर वो 6 महीने भी अच्छे से पढ़ पढ़ लेंगे तो फिर हाँ उनका एग्जाम अच्छे से निकल जाएगा। पर अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो मैं हाँ। सलाह दूंगा कि आप सबसे पहले अपना बेसिक क्लियर कीजिए, उसके बाद एडवांस लेवल पे जाइए। अब ड्यूरेशन मैम पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। ओके ओके, बिल्कुल आई थिंक हाँ, क्योंकि हर किसी की ग्रास्पिंग स्पीड अलग होती है, कोई जल्दी पढ़ लेता है, किसी को टाइम लग यस। सकता है। बट आई थिंक बिल्कुल सही कहा कि 6 महीने का एक नॉर्मल ड्यूरेशन है। अगर बहुत पहले से भी स्टार्ट किया, 2 साल पहले, तो शायद आप इतना बोर हो जाओ कि एग्जाम आता है तो एनर्जी लो हो जाएगी। एकदम टाइम पे स्टार्ट डिमोटिवेट। करोगे तो होगा ये कि कुछ पार्ट रह जाएगा, फिर आप किसको पढ़ें किसको छोड़े के चक्कर में नहीं हो पाएगा। तो बिल्कुल आई थिंक 6-8 महीने से अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, बेसिक्स क्लियर है तो, अदरवाइज 1 साल का ड्यूरेशन ठीक। बट इफ़ यू आर फेमिलियर विद द टॉपिक्स तो 6 महीने में आप अच्छे से अपने आप को पॉलिश कर सकते हो। दैट्स ग्रेट। एंड जब भी हम प्रिपरेशन की बात करते हैं, हम बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज करते हैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस को लेके। सो कितना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना इन एग्जाम्स के लिए? मैम अगर आपको किसी भी एस्पायरेंट को अगर जानना है कि उनका कंसेप्ट कितना क्लियर है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस बेस्ट वे है। ओके। क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही हम जान पाएंगे कि हमारा कंसेप्ट कितना क्लियर है। सिर्फ लेक्चर वीडियो देख के हम नहीं ये कर सकते, नहीं बोल सकते कि हमको सब आ गया है। बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के हम बिल्कुल नहीं बोल सकते कि हम जान गए सेल सिग्नलिंग, हम जान गए सेल बायोलॉजी, बिल्कुल नहीं बोल सकते। ओके। एंड जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो वो करते वक्त में क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए एक स्टूडेंट ने, उसमें से क्या क्या लर्निंग्स उन्होंने लेनी चाहिए? मैम सबसे पहले जो आपको आ रहा है उसको मतलब, हाँ ये तो मुझे आता है, ऐसा स्किप नहीं करना चाहिए। हम्म मतलब सपोज हमको एक क्वेश्चन आ रहा है, उसका एक ऑप्शन है, तो हम्म बाकी 3 क्यों नहीं है, या फिर बाकी 3 क्या है, हम्म। ये भी हमको जानना चाहिए। यस, बिल्कुल। तो और मैम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो टाइम मैनेजमेंट मैं बहुत लोग को सुना हूँ, क्योंकि कि उनसे टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ या फिर उन लोग से छूट गया क्वेश्चंस। हम्म तो मॉक टेस्ट दे के लोग अपना टाइम मैनेजमेंट सही कर सकते हैं। और मॉक टेस्ट से मैम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाने से पहले ही एक एक्सपोजर हो जाता है, तो फिर हाँ। एक कॉन्फिडेंस भी बना रहता है। ओके। एंड गैटबी की अगर मैं बात करूँ तो आप कैसे करते थे टाइम मैनेजमेंट? आप पार्ट बी पहले सॉल्व करते हो, ए सॉल्व करते हो, कितना टाइम लगता है दोनों पार्ट्स के लिए? आपकी बात कर रही हूँ बस। तो मैम मैं सबसे पहले पार्ट बी सॉल्व किया, जितना मुझे आया मैंने उतना किया, ठीक है। और जो नहीं आया उसको मार्क फॉर रिव्यू कर दिया था मैंने। हम्म उसके बाद मैं पार्ट ए में गया। पार्ट ए में भी मैं सब किया नहीं बोल सकता मैम, हम्म। जितना मुझे आया शायद मैं 40 किया पार्ट ए में। ओके। और उसके बाद जो 20 था वो मैं नहीं किया, क्योंकि मुझे नहीं आ रहा था, तो मैं माइनस मार्क लाने से अच्छा 0 पसंद किया, तो इसलिए जी। मैं नहीं किया। यस, आई थिंक और उसके एक्यूरेसी का भी बाद ध्यान रखना है। हाँ कहिए। उसके बाद मैं वापस से पार्ट बी में गया मैम, और जिसको मार्क फॉर रिव्यू किया था उन सबको वापस से देखा। ओके। तो अब आपने जब फर्स्ट टाइम पेपर सॉल्व किया पूरा बी, जितना आता था उतना, बाकी मार्क और ए पार्ट, तो कितना टाइम लगता है लगभग एक बार आपको पूरा पेपर देखने में? 2 घंटे में मैम पूरा पेपर कर सकते हैं। ओके ठीक है। तो आई थिंक आप ये कॉन्फिडेंटली तभी बोल पा रहे हो जब आपकी प्रैक्टिस थी, बिकॉज बहुत बच्चे उसमें भी स्ट्रगल करते हैं कि टाइम कम है, हमको पढ़ने हैं 100 क्वेश्चंस, तो उसको भी लेके कंप्लेन किया जाता है। बट यू मैनेज टू रीड द एंटायर पेपर, दैट्स वंडरफुल। एक और चीज़, गैटबी के पेपर में कुछ एक्स्ट्रा पार्ट्स होता है, जैसे कि बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, तो क्या इसके बिना गैटबी क्वालिफाई किया जा सकता है या ये टॉपिक करना बहुत ज़रूरी है?
मैम क्वालिफाई किया जा सकता है क्योंकि पार्ट बी में 100 क्वेश्चंस हैं हम्म। और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग और बायो इन्फॉर्मेटिक्स अगर कोई छोड़ भी दे तो एक शर्त पे छोड़ सकते हैं मैम कि बाकी टॉपिक्स पे अच्छा पकड़ होना चाहिए। ओके। अगर बाकी टॉपिक्स पे आपका अच्छा पकड़ है तो फिर आप इसे छोड़ सकते हैं। ओके, ठीक है। तो बिल्कुल स्टूडेंट्स प्लीज़ रिमेंबर, बिकॉज बहुत बच्चे ना घबराते हैं गैट बी को लेके कि उनको ये 2 टॉपिक को लेके बहुत टेंशन होती है। एंड कुछ स्टूडेंट्स का ये एटीट्यूड होता है कि जो आता है वो छोड़ देंगे, पर जो नहीं आता उसके पीछे भागेंगे पूरा टाइम कि ये करना है करना है करना है, उस चक्कर में जो आता है उसको भी मिस कर देते हैं। सो प्लीज़ रिमेंबर, अगर आप कॉन्फिडेंट हो चीज़ों को लेके तो उसको ट्राई करो। व्हाट इफ आपने बायो प्रोसेस पढ़ने को 2 महीने लगा दिए बट आप कॉन्फिडेंटली आंसर्स ही मार्क नहीं कर पा रहे हो, तो वो 2 महीने के प्रिपरेशन का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो जितना आपको अच्छे से आता है उसको प्रिपेयर करो। गैट भी में आपके पास में चॉइस भी होती है। आईआईटी एग्जाम में कोई चॉइस नहीं, आपको सारे क्वेश्चंस है, आपकी मर्जी जो उठाओ, बट गैट बी में आपको ऑप्शन मिलता है 40 क्वेश्चन को छोड़ने का। तो प्रिपरेशन आप बहुत स्मार्टली करो कि आप 60 क्वेश्चन वहाँ से ढूंढ लो। गैट अगर बायो प्रोसेस की बात करते हैं तो उसमें से इंपॉर्टेंट पार्ट्स आप कर सकते हो। व्हाट अबाउट यू डियर, क्या आपने गैट बी का जो बायो प्रोसेस पार्ट था वो किया था या कुछ स्किप किया था? मैम यहाँ पे मैं लकी हूँ क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन मैम माइक्रोबायोलॉजी से हुआ है। ओके। तो अभी फाइनल ईयर में मेरे कोर्स में था मैम इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। हाँ। तो उससे मुझे बहुत हेल्प हो गया। यस, आई थिंक बायो रिएक्टर्स वगैरह सब आपने पढ़ लिया था वहीं से। यस मैम, यस मैम। ओके ओके, ग्रेट। सो एंड क्या रिएक्शन था आपके घर वालों का आपका रिजल्ट देख के? क्या आप भी कुछ बेटर एक्सपेक्ट कर रहे थे या लगा था कि इतना भी नहीं आएगा? यस मैम, मुझे लगा था कि इतना भी नहीं आएगा। मैं सोच रहा था मैम जब आईआईटी जेम जैसे एग्जाम में मेरा 603 रैंक आया है तो गेट बी में शायद और ज्यादा लोग दिलाए तो उतना भी ना आए। घर में खुश है मैम, रिजल्ट सुन के घर में खुश हैं। ओके। एंड कुछ फ्यूचर का आपने कुछ सोचा है कि मास्टर्स के सब्जेक्ट में करना है, किस डायरेक्शन में जाना है आगे? बायोटेक्नोलॉजी में। ओके, वंडरफुल। एंड आप किस किस को थैंक यू बोलना चाहोगे फॉर दिस सक्सेस? सबसे पहले फैमिली मैम, उसके बाद मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनको मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा, और मेरे कॉलेज के टीचर्स और आईफएस के टीचर्स में। ओके, ग्रेट। तो डेफिनेटली आई थिंक फ्रेंड्स एक बहुत बड़ा बैकबोन होते हैं, फैमिली बहुत आपको सपोर्ट करती है, आपके टीचर्स जिन्होंने आपकी हेल्प की है। एंड मैं एक थैंक यू बोलना चाहूँगी आपको कि आपने भी इतनी मेहनत की है, बिकॉज रास्ता आपको सब दिखा रहे थे बट चलना तो आपको ही था। तो आपने मेहनत किया इतना, आपने भरोसा किया अपने टीचर्स पे, एंड यू केप्ट ऑन प्रिपेयरिंग। एक और चीज़, बहुत बार हम बोलते हैं कि स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल हो जाता है बैलेंस करना कॉलेज प्रैक्टिकल्स एंड ये प्रिपरेशन, तो आपने कैसे मैनेज किया है ये चीज़ें? मैम यहाँ पे फिर से मैं ब्लेस्ड हूँ क्योंकि मैम मेरा कॉलेज ईयरली सिस्टम में था। ओके। तो मैम मुझे उतना बर्डन नहीं था, जैसे तो सेमेस्टर वालों को बर्डन होता है उतना बर्डन नहीं था मैम मुझे। हाँ हाँ, ओके। तो टाइम मिला है आपको इनफ, ये यस प्रिपरेशन के मैम, लिए भी कॉलेज के लिए भी। यस मैम। ओके, ग्रेट। एंड कोई मैसेज आपकी तरफ से, जो भी हमारे न्यू एस्पिरेंट्स तो शायद प्रिपरेशन अभी स्टार्ट करेंगे फॉर 2025, कोई मैसेज आपकी तरफ से? मैम मैं खुद को रिलेट कर पा रहा हूँ जो नए एस्पिरेंट्स हैं। बेसिक अगर आपका क्लियर नहीं है तो फिर सबसे पहले आप बेसिक क्लियर कीजिए, उसके बाद ही एडवांस पे जाइए। ओके। और अगर आप मतलब जितना जल्दी आप तैयारी शुरू करते हैं उतना ज्यादा अच्छा है। ओके, वंडरफुल। सो स्टूडेंट्स प्लीज़ रिमेंबर, जो बातें आपको बताई गई है पॉसिबल है सारे एग्जाम्स क्वालिफाई कर पाना। प्रिपरेशन के कुछ टिप्स ट्रिक्स भी पता चले हैं हमें कि इम्पॉर्टेंट पार्ट्स, कॉमन पार्ट्स को पहले टारगेट करो। सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन स्किप कर सकते हो। बेसिक्स क्लियर करो फिर एडवांस की तरफ बढ़ो ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अदरवाइज अपने डायरेक्टली अगर पहले दिन उठा लिया टेक्निक पढ़ने को, पता ही नहीं है डीएनए क्या होता है, तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो पहले बेसिक्स को थोड़ा पढ़ते चलो, देन गो टू द एडवांस लेवल और प्रैक्टिस कर लो, क्वेश्चंस कर लो, तो आपका हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच डियर फॉर ज्वाइनिंग एंड आई रियली विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जो भी आप थैंक यू चाहते सो हो, मच। ओके डियर, तो जो भी आप चाहते हो आप कर लो। द एंटायर आईएफएस टीम इज विथ यू, और कोई भी डाउट है तो यू कैन कनेक्ट विद अस एनी टाइम। एंड टू ऑल द एस्पिरेंट्स आउट देयर, पढ़ते रहो एंड हैव फेथ इन योरसेल्फ। स्टूडेंट्स कर रहे हैं प्रिपरेशन, कॉलेज के साथ मैनेज किया जा सकता है। आपके और कोई भी क्वेरी होते हैं अबाउट प्रिपरेशन और एनीथिंग, डू पुट इट इन द कमेंट बॉक्स। हैव अ ग्रेट डे एंड अ वेरी हैप्पी लाइफ।